जय हिंद स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए बेटा। हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन की क्लास आज हमारी रहने वाली है। टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसको बोलेंगे? क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन में? दो कौन सी चीजें होती है, दो कौन सी स्टेप होती है? कौन सी दो स्टेप होती है? आंसर करिएगा। क्या गैमेट ट्रांसफर होते हैं क्या, या फर्टिलाइजेशन? और फर्टिलाइजेशन तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पहले की बात है। निषेचन तो हुआ ही नहीं है अभी तक, पूर्व निषेचन। या फिर युग्मकों का स्थानांतरण या युग्मक जननन, या युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, या फिर निषेचन। क्या होगा इसका आंसर? तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन सी स्टेप आती है? तो पहले तो गैमेट बनेंगे मैडम, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में बोले जाए तो हिंदी में कहते हैं हम उसे युग्मक जननन। युग्मक जननन सबसे पहले होगा, यानी कि स्पर्म और एग बनेंगे, अंडाणु और शुक्राणु बनेंगे। उनके बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जननन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और क्या होता है उसके बाद? स्थानांतरण होता है। स्पर्म को एग के पास पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये दो प्रक्रियाएं कहलाती है आपकी, किसमें आती है बेटा? ये आती है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि पूर्व निषेचन के हिस्से हैं ये, पूर्व निषेचन। ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं कि लैंगिक प्रजनन में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कैसे होता है। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि पूर्व निषेचन। निषेचन जानते हैं, फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं। निषेचन का मतलब गैमेट्स का फ्यूज होना, युग्मकों का मिलना, स्पर्म और एग का मिलना, ये फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है। ठीक है। इसका एक और नाम याद रखना, बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन को, इन ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, सिनगेमी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिनगेमी भी इसको कहते हैं। सिनगेमी, अगर आपसे पूछे कि सिनगेमी क्या है, तो फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी कहते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद कुछ प्रक्रियाएं होंगी। पहले वाली को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे, पूर्व निषेचन कहेंगे, और उसके बाद वाली जो स्टेप होगी उसे हम पश्च निषेचन यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? हमें युग्मक चाहिए, गैमेट्स चाहिए, स्पर्म चाहिए, एग चाहिए। तो वो बनेंगे, उनको बनने की प्रक्रिया हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्म जनन जननन। युग्म जननन में क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। युग्मक किसको कहते हैं? स्पर्म और एग को, वो बनेंगे। उसके बाद इंसेमिनेशन होगा, वीर्यसेचन होगा। ह्यूमन बॉडी में जो फीमेल गेमेट होता है वह इमोटाइल होता है, तो मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है बायोलॉजी की भाषा में इंसेमिनेशन यानी कि वीर्यसेचन इसे कहा जाता है। यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ गेमेट्स, स्पर्म को एग के पास पहुंचाना, इंसेमिनेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन हो जाएगा यानी कि सिनगेमी हो जाएगी, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप जानते हैं जब निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाने के बाद 4 सेल वाला क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। अगर आपसे पूछे कि जाइगोट कितनी कोशिका का होता है? मिनिमम 4 सेल का होगा, उसके बाद वो 4 से 8, 8 से 16 से 32 में चेंज हो जाएगा, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद अगर ये 60 से 300 कोशिकाओं का हो जाता है तो इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट ही जो है इसी का इम्प्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण होता है। ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन होगा, प्रत्यारोपण होगा, ये हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद 2 से 9 महीने का जो समय होता है, पूरा 9 महीने का समय जब भ्रूण का विकास होता है, बच्चे का माँ के गर्भ में विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी इसे कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मैडम पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, चाइल्ड बर्थ होता है। और उसके बाद
उसके बाद लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि दुग्ध पान कराया जाता है। ये सारी जो स्टेप्स हैं, यानी कि जाइगोट बनना, ब्लास्टोसिस्ट बनना, उसके बाद उसका प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन होना, उसके बाद जेस्टेशन यानी कि पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी होना, उसके बाद बच्चे का जन्म होना जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, बायोलॉजी की आजकल टेक्निकल टर्म पूछ ली जाती है पेपर में। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो इस तरह से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में। क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मन निर्माण के बाद की घटना को क्या कहा जाएगा? व्हाट इज द इवेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो घटनाएं घटती है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन होता है, लैक्टेशन होता है, ये सब क्या कहलाती हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन में रखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पश्च निषेचन में रखेंगे, या निषेचन में रखेंगे, या गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपका स्पर्म और एग बनता है। ये स्पर्म और एग बनने की प्रक्रिया है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो पहले ही हो जाएगी, ये पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो सी कैसे हो सकता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे ना। ये देखो, ये सारी स्टेप, जाइगोट बनने से लेकर ब्लास्टोसिस्ट बनना, इम्प्लांटेशन होना, जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी होना, पार्चुरेशन होना, बच्चे को जन्म देना, और लैक्टेशन दुग्ध पान करवाना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, बीच में आ जाता है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए गैमेटोजेनेसिस की बात करें, जो पहली स्टेप है, सबसे पहली वाली जो स्टेप है, उसे हम युग्मक जननन कहते हैं। यहाँ पर हमारे क्या बनते हैं? स्पर्म और एग बनते हैं। इसे हम कहते हैं युग्मक जननन या गैमेटोजेनेसिस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, युग्म जनन। अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि युग्मक यानी कि गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहोगे, तो सिंपल है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नर में शुक्राणु बनेगा, मादा में अंडाणु बनेगा, इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए। ठीक है, आगे बढ़े। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखो, गैमेटोजेनेसिस तो कॉमन नाम दे दिया, युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जननन प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन मेल में स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया, उसका एक अलग नाम दे दिया है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो गैमेटोजेनेसिस है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। अगर मेल में होगी यानी कि नर में होगी तो उसे हम शुक्राणु जननन कहेंगे, और फीमेल में होगी तो उसे अंड जननन कहेंगे। इंग्लिश में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और अंड जनन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। तो ये टेक्निकल शब्द है बायोलॉजी के, जो आपको याद होने चाहिए कि अंडा बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु या नर युग्मक बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जननन, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। ठीक है, चलिए अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। मैडम निषेचन हुआ, निषेचन बेटा 2 तरह का होता है, याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, 2 तरह के निषेचन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर अंडाणु और शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर मिलते हैं तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर फीमेल बॉडी के बाहर मिल रहे हैं तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है, हमारे अंदर जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन यानी कि उनका जुड़ना कहाँ पर होता है? बॉडी के अंदर होता है। तो हमारे अंदर इंटरनल आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन मछलियां और मेंढक, याद रखना, या पानी वाले ज्यादातर जीव जो होते हैं, इनका निषेचन पानी के बाहर होता है।
फीमेल अपना एग पानी में निकाल देती है, रिलीज कर देती है, मेल अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है और पानी के अंदर बॉडीज के बाहर वो फ्यूज होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उनका मिलना होता है, वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन कहलाता है। तो किस किस में पाया जाता है? ज़्यादातर पानी वाले जीवों में ये विशेषता पाई जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जैसे कि मछली और मेंढक। मछली की खास बात यह दोनों तरह से कर सकती है, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। ठीक है, हाँ। स्पर्मेटोगोनिया की बात हम आगे अभी करेंगे। चलिए, फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उदाहरण जरूर याद रखें मछली का और मेंढक का। नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम देख चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया होती है, जाइगोट जो बनता है यानी कि भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, जाइगोट से लेकर हमारा जो भ्रूण बनता है वहां तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रूण जनन कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको याद होनी चाहिए। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। भ्रूण जनन यानी कि जाइगोट से लेकर भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया जो है वो आपकी भ्रूण जनन कहलाती है। ठीक है, अभी हमने ओविपेरस और विविपेरस एनिमल को डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और इनको रिवाइज कर ले। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं, यानी कि जरायुज जंतु कहते हैं। जैसे कि मेमल्स हो गए, यानी कि हम हो गए, जानवर हो गए, ये सब क्या करते हैं? लाइव बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इन्हें विविपेरस कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं और हम भी आते हैं इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हो गया, डॉग, कैट, एलिफेंट, सारे जानवर जो है मैक्सिमम क्या है? विविपेरस है, जरायुज है, लाइव बर्थ यानी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओविपेरस की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जो जीव हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। अंड प्रजक जंतु कहते हैं, जिसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पक्षी आते हैं, सारे पक्षी आते हैं, पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ मेंढक भी हैं, मेंढक भी अंडे देते हैं। और मछलियां, मैक्सिमम मछलियां, कुछ मछलियां हैं जो लाइव बर्थ भी करती हैं, लेकिन मैक्सिमम ओविपेरस होती है। तो ओविपेरस में आपको सिर्फ पक्षी याद रहते हैं, कुछ मछलियां भी याद रखनी है, मछलियां भी क्या होती हैं? ओविपेरस होती है। अंड प्रजक और जरायुज। एक और टर्म आती है ओवी विविपेरस, एक और टर्म है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ओवो विविपेरस, विविपेरस, इसका मतलब क्या है? ये क्या करती है? इसमें भी अंडे, ये अंडे देने वाले जीव जैसा ही है, इसमें एग बनता है। इसमें क्या बनता है? एग फॉर्म होता है, अंडा बॉडी में बनता है। और क्या होता है? जैसे कि पक्षी क्या करते हैं? अपना अंडा देते हैं, अंडा बाहर आता है और वो अंडा बाहर आके टूटता है, जिसे हम हैचिंग बोलते हैं। टूटता, उसके बाद बच्चा बाहर निकलता है। इनमें क्या होता है? अंडा बनेगा और ये अंडा जो हो जाएगा हैच हो जाएगा, यानी कि टूटेगा। किस में टूटेगा? बॉडी में ही टूटेगा, शरीर में ही टूटेगा, अंदर ही टूटेगा। इसकी हैचिंग जो है बॉडी के अंदर ही हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा? बर्थ होगा, यानी कि जन्म होगा बच्चे का। तो इनकी खास बात यह है, अंडे तो बनते हैं लेकिन अंडे का टूटना, हैचिंग माँ के शरीर में ही हो जाती है और बच्चे को जन्म भी देती है। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओविपेरस और विविपेरस, जरायुज और अंड प्रजक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले अंडा बनेगा, लेकिन अंडा माँ के शरीर में ही हैच हो जाएगा, टूटेगा और उसके बाद लाइव बर्थ भी होगा, यानी कि जन्म भी देगी बच्चे को। इसीलिए इसे ओवो विविपेरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर उदाहरण है आपकी शार्क वगैरह, शार्क में इस तरह का प्रजनन होता है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है?
व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कॉल्ड? आंसर करिएगा फटाफट से सभी बच्चे। एम्ब्रायो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जाइगोट से एम्ब्रायो तक की प्रोसेस क्या कहलाती है? निषेचन बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं, अनिषेचक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या भ्रूण जनन कहते हैं? क्या होगा? एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। निषेचन तो तुम जानते हो, फ्यूजिंग ऑफ मेल और फीमेल गेमेट, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। और इसी का ही दूसरा नाम है, इसी का ही दूसरा नाम है सिनगेमी। इसी का दूसरा नाम है सिनगेमी बोल दो या फर्टिलाइजेशन बोल दो, निषेचन बोल दो, बात एक ही है। अनिषेचक जनन पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है जाइगोट बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बनना, जाइगोट फॉर्मेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। बिना निषेचन के युग्मनज, ध्यान रखना युग्मक अलग चीज होती है और युग्मनज अलग। युग्मनज का बनना क्या कहलाता है? अनिषेचक जनन कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, जिन जानवरों में युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उन्हें क्या कहोगे? What are the animals in which zygote development happen outside the body? हाँ, वो पेड़ पौधों में बनाना हमने देखा था, उसका उदाहरण चलो नोट कर लो पहले। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा जिन्हें एग्जाम्पल चाहिए था। बीज जो होती हैं, बीज और आंट, बहुत सारी चींटियां, बीज जो होती हैं, अब इसमें मक्खियां या मधुमक्खियां लिख सकते हैं आप, बहुत सारी क्वालिटी वाली। ये क्या करती है? पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेचक जनन से अपना प्रजनन करती है। ठीक है, चलिए ये क्या है? आउटसाइड अगर हो रहा है यानी कि जाइगोट का बनना, भ्रूण का बनना माँ के शरीर के बाहर होता है, वो किससे होता है? जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी ने अंडा दे दिया, लेकिन जो चूजा बनता है वो माँ के शरीर के बाहर ही तो बन रहा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से चूजा बनेगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवीपेरस यानी कि अंड प्रजक कहते हैं। अंड प्रजक कहा जाता है। मतलब रेप्टाइल, रेप्टाइल क्यों आएगा बेटा? यहाँ बताना है कि उन एनिमलों को क्या कहोगे जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। उन्हें आप क्या कहोगे? ओवीपेरस कहोगे, वीवीपेरस कहोगे, रेप्टाइल कहोगे या बर्ड्स कहोगे? तो स्पेशल प्रोसेस पूछी है तो क्या होगा? अंड प्रजक होता है। अंडा देते, अंडा देने का मतलब क्या है? कि जो जाइगोट है वो बॉडी से बाहर बन रहा है। हमारी बॉडी में जाइगोट से भ्रूण हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन इनमें क्या होता है? अंडा बाहर आता है और बाहर उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए जिन जानवरों में युग्मनज का निर्माण यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन बॉडी में ही हो उन्हें क्या कहोगे? What are the animal in which zygote formation takes place in the body? शरीर के अंदर ही जाइगोट बने, भ्रूण बने और उसका विकास अंदर ही हो शरीर के, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओवीपेरस, वीवीपेरस, अंडप्रजक, जरायुज, मानव या वेल? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? वीवीपेरस यानी कि जरायुज, जो अपनी बॉडी के अंदर ही भ्रूण का विकास करते हैं। ठीक है, चलिए सिनगेमी क्या है? सिनगेमी से क्या मतलब है? किसको बोलते हैं सिनगेमी? व्हाट इज सिनगेमी? अनिषेचक जनन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के युग्मनज बनना, जाइगोट फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, या युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है सिनगेमी, या फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अभी तक सबको समझ में आ गई होगी मैडम, गैमेट्स बनना। क्या होगा इसका आंसर? सिनगेमी मैंने कहा किसका दूसरा नाम है?
फर्टिलाइजेशन का, निषेचन को ही सिनगेमी कहा जाता है। ठीक है, निषेचन को ही सिनगेमी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा, ये गैमेट ट्रांसफर जो है, गैमेट ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, वीर्य सेचन के द्वारा। हमारी बॉडी की अगर बात करें तो इसे कहते हैं इंसेमिनेशन, गैमेट ट्रांसफर को। ठीक है, चलो, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल? सभी जानते होंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ग्रंथि है, वास डिफरेंस या वृषण या शिश्न, कौन सा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्या होगा इसका आंसर? जहां पर गैमेट बनेगा, जहां स्पर्म बनता है, जहां शुक्राणु बनता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है मेल में। और जहां पर अंडाणु बनता है, एग बनता है, वो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो कौन सा है? कहाँ बनते हैं शुक्राणु? टेस्टिकल्स में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। और फीमेल की बात करें तो ओवरीज में, ओवरीज में। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज है। और मेल की बात करें तो क्या है? टेस्टिकल यानी कि वृषण। बिल्कुल सही। चलिए, तो हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, नर जनन तंत्र है, उसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। दो हिस्से हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? वृषण। प्राथमिक जनन अंग पूछे नर का तो वो है टेस्टिस या टेस्टिकल्स बोल दो, बहुवचन में कहेंगे तो वृषण। ठीक है, और इसके अलावा द्वितीयक जनन अंग, जो कि डायरेक्टली स्पर्म तो नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली शुक्राणु तो नहीं बनाते, लेकिन शुक्राणु बनाने में और शुक्राणु को पोषण देने में मदद करते हैं, वो आते हैं आपके द्वितीयक जननन अंग में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, जिनको हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननांग जो बाहर स्थित हो, ठीक है, जो एक्सटर्नली सिचुएटेड हो, उसमें आता है क्या? कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि नर के बाह्य जनन अंगों के नाम इसमें से बता दो कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया पूछ लेते हैं तो उसमें आता है क्या? पेनिस यानी कि शिश्न, और स्कॉटम यानी कि वृषण कोश, जिसके अंदर क्या होते हैं? वृषण यानी कि टेस्टिस सिचुएटेड स्थित होते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? बाह्य जननांग होते हैं। ठीक है, और दूसरा हम डक्ट पढ़ेंगे, नलिकाएं, वाहिनियां जो अपना सिक्रेशन छोड़ती हैं, क्या क्या निकालती है, वो उसकी जानकारी हम आगे देखेंगे, वो पढ़ते हैं। और उसके बाद हम ग्रंथियां पढ़ते हैं, यानी कि ग्लैंड पढ़ते हैं, सहायक ग्रंथियां जो स्पर्म बनाने में और स्पर्म को पोषण देने में सहायता करती हैं। इतने हिस्सों में हम पूरा नर जनन तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म कहाँ बनते हैं? बेटा आपको समझ में आ रहा है मोहित, या सिर से ऊपर जा रहा है? अगर आ रहा हो तो यस लिखिएगा। कहाँ बनते हैं स्पर्म? टेस्टिकल्स, टेस्टिस, वृषण में बनते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ अंडाणु बनेंगे, यहाँ पर तो हमारा इंसुलिन बनता है, और यहाँ पर बाइल वगैरह बनता है, सभी जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम वृषण को पढ़ लेते हैं, यानी कि टेस्टिस जो होते हैं उनके अंदर क्या है, कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब देख लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि कितने टेस्टिस होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो पेयर में होते हैं, दो होते हैं। शेप पूछे, आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। और
लोकेशन पूछे कि कहाँ स्थित है, तो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमल कैविटी, उदर गुहा के बाहर या बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थिति यानी कि लोकेशन पूछे। फंक्शन पूछे, काम क्या है, कहोगे मैडम स्पर्म बनाना। क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, वो भी बनाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें मेन होती हैं, एक तो स्पर्म बनता है और दूसरा हार्मोन बनता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, चलिए, समझ में ना आए तो पूछ लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आई डोंट नो। शुक्राणु बनना, इनका काम क्या है, वृषण में क्या क्या घटनाएं होती है, शुक्राणु बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन बनता है। चलिए आगे देखें, आउटसाइड होता है तो क्यों होता है, टेस्टिकल बॉडी के आउटसाइड क्यों सिचुएटेड है, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम चाहिए, 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तब जाके स्पर्म बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कितना कम करने के लिए, कितना कम करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 2 से 2.5 या कभी कभी 3 डिग्री सेल्सियस भी कहीं पर लिखा होगा, हम एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करते हैं, तो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम चाहिए हमारी बॉडी से। 37 कितना है डिग्री सेल्सियस से, 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, उसके लिए बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये थी। हाँ, जन्म से पहले एब्डोमल में होते हैं, बिल्कुल सही मनोहर, बिल्कुल सही। जन्म जब बच्चे का नहीं होता है तो ये एब्डोमन में होता है, हमारा लोअर पार्ट जो है, यहाँ पेट से नीचे वाला हिस्सा यहाँ स्थित होते हैं भ्रूण अवस्था में। बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, जन्म के पहले पहले बाहर आ जाते हैं और बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, चलो अब अगर इन वृषण को हम कट करें तो ये कैसे दिखेंगे, इनके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसको कट किया जाए, टेस्टिस को, वृषण को कट किया जाए, तो वृषण का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसकी लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो आवरण होती है, उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। नाम याद रखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसे कहा जाता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, तो ये जो वृषण है ये ऐसे खांचों में बटा रहता है, ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं। इन कंपार्टमेंट को, इन खांचों को हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हम लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल इन्हें कहा जाता है, वृषण लोब्यूल कहा जाता है। कम से कम 250 ऐसे खांचे दिखेंगे किसके अंदर, वृषण के अंदर। यहीं पर स्पर्म बनते हैं, कहाँ बनते हैं, आपको पता है टेस्टिकल में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। वृषण के अंदर कहाँ बनते हैं, तो वृषण के अंदर बनते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बनते हैं। इसमें भी, इसके बाद भी इसमें कुछ नलिकाएं जैसी संरचना होती है, ऐसी नलियां होती है, किसी में 2 होगी और किसी में 1 होती है। इन नलिकाओं को क्या कहेंगे, ये जो ट्यूब हैं, इन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, यानी कि शुक्राणु जनन नलिका। यहीं पर शुक्राणु बनते हैं। तो जरूरी नहीं आपको हमेशा टेस्टिकल ही ऑप्शन में आए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको टेस्टिकल ही ऑप्शन में आए, वृषण ही आए। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है सेमिनिफेरस ट्यूबल भी बोल सकते हैं, यानी कि शुक्राणु जनन नलिका भी पूछ सकते हैं। तो कहाँ बनते हैं, टेस्टिकल। टेस्टिकल के अंदर कहाँ, ये लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर, और अंदर पूछ ले तो कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल यानी कि शुक्राणु जनन नलिका के अंदर शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और अगर आपसे पूछे कि टेस्टिस की यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, तो फंक्शनल यूनिट अगर पूछ ले तो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स।
सभी की फंक्शनल यूनिट पता होनी चाहिए। फेफड़े की क्या थी? एल्यूलाई थी, वायुकुपिका थी। और अगर टेस्टिस की पूछ ले तो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल है, यानी कि शुक्राणु जनन नलिका, क्योंकि यहीं पर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी समझ में आ गई। क्या क्या होता है? टेस्टिस को अगर कट करें, उसका क्रॉस सेक्शन करें तो लोब्यूल मिलेंगे, जिन्हें हम टेस्टिक्यूलर, टेस्टिस के नाम पर ही है, वृषण लोब्यूल होते हैं। वृषण लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल यानी कि शुक्राणु जनन नलिका होती है, और इन नलिकाओं में ही स्पर्म बनते हैं। और यही क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई वृषण की क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल यानी कि शुक्राणु जनन नलिका। ठीक है, चलो और थोड़ा सा डिटेल हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाए तो आपको करना आना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूबल और ये जो लोब्यूल हैं, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूबल यानी कि शुक्राणु जनन नलिका, ये नली, मान लो इस नली को हमने कट किया, तो इस नली को कट करोगे तो कुछ इस तरह की कोशिकाएं, ये सब क्या है बेटा? यहाँ पर सेल्स है। ये सब क्या है? ये कोशिकाएं हैं। कुछ कोशिकाएं आपको कॉलमनार दिखेगी, कुछ कोशिकाएं आपको इस तरह से स्तंभाकार दिखेंगी। दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर मिल रही है कोशिकाएं? ये शुक्राणु जनन नलिका का क्रॉस सेक्शन है, उसको काटा, नली को काटा, उसके अंदर क्या मिली? उसके अंदर सेल मिलेगी। दो तरह की सेल मिलती है। पहली सेल को आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म बनाती है। स्पर्म बनाने का काम क्या है? किसका है? स्पर्मेटोगोनिया का है। ये कॉलम वाली जो सेल है, कॉलुमिनार सेल है, जो घनाकार कोशिकाएं हैं, इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यही स्पर्म बनाती है आगे चलकर। क्या बनाती है? शुक्राणु। तो शुक्राणु कहाँ से बन रहे हैं? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया से हो रही है। ठीक है, और ये मैडम जो इस तरह की कोशिकाएं हैं, ऐसी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये है बेटा आपकी क्या? सरटोली सेल, सरटोली कोशिकाएं। तो ये कहाँ मिल रही है? इन्हीं ट्यूब, ये जो ट्यूब जैसी संरचना है ना, ऐसी नलिकाएं इनके अंदर ही मिल रही हैं। ठीक है, सरटोली सेल का काम क्या है? सरटोली सेल जो बनने वाला स्पर्म है उसको पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण देती है। सरटोली सेल का काम है पोषण देना, स्पर्म को खाना पानी देने का काम। ठीक है, और ये जो नलिका है बेटा, इन नलिका के बाहर आपको ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये तो अंदर सेमिनिफेरल ट्यूबल की बात कर रहे हैं। सेमिनिफेरल के ट्यूबर के बाहर आओगे तो आपको मिलेगी लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का काम क्या है? लीडिंग सेल क्या करती है? तो लीडिंग सेल बनाती है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन्स, मेल सेक्सुअल हार्मोन्स, यानी कि नर लैंगिक हार्मोन्स अगर पूछे तो टेस्टोस्टेरोन। और बनाता कौन है? लीडिंग सेल बनाती है। सर्टोली सेल नरिशमेंट देती है, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती है। और ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? ये जो आगे जो शुक्राणु बनाने की प्रोसेस है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें मदद करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन मदद करता है? टेस्टोस्टेरोन मदद करता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। ooजेनेसिस अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या मैडम स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी उम्र चलती है? नहीं। जब क्या आती है? जब युवा अवस्था आती है, जब प्यूबर्टी आती है, तब जाके आपकी जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, हर समय नहीं चलती। तो ये याद रखना है कि गर्ल्स में प्यूबर्टी यानी कि युवा अवस्था का समय क्या है और बॉयज में क्या है। गर्ल्स में है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 14। आज की बात कर रही हूँ, आज के ज़माने की बात कर रही हूँ। 10 से 14 साल में आज के टाइम पर प्यूबर्टी यानी कि युवावस्था आ जाती है, अंडाणु और शुक्राणु बनने लग जाते हैं। अंडाणु बनेंगे लड़कियों में
और लड़कों में बनेंगे शुक्राणु 12 से 16 साल की उम्र में। प्यूबर्टी की एज आपको याद रखना, कभी-कभी पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। तो इस एज में ये वाली प्रक्रिया शुरू होती है शुक्राणु जनन की, ठीक है? क्या होता है इसमें? स्पर्म बनते कैसे हैं? तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, एक बार देखना हम सभी को। शुक्राणु जनन में क्या होता है? तो आप जानते हो कि जो सेमिनिफेरल ट्यूबल्स हैं यानी कि शुक्राणु जनन नलिका है, उसके अंदर मिलती है मैडम स्पर्मेटोगोनिया यानी कि नर जनन कोशिका मिलती है। ये नर जनन कोशिका जब प्यूबर्टी आती है, युवा अवस्था आती है, उस टाइम पर लड़कों में बॉयज में होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis गर्ल्स में होती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया खा पी कर विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है और किस में परिवर्तित हो जाती है? स्पर्मेटोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया से कौन बना? स्पर्मेटोसाइट्स बनी। नरिशमेंट लेकर, खाना पानी लेकर जब युवा अवस्था आती है, प्यूबर्टी आती है, तब ये स्पर्मेटोगोनिया एक्टिव होती है, तब तक नहीं होती है, बच्चे में नहीं होती है, ठीक है? ये एक्टिव होती है और स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती है, ठीक है? 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगी, ठीक है? मियोसिस से। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट है बेटा, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कोशिका में, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि गैमेट किससे बनते हैं? जनन कोशिकाओं को बनने की प्रक्रिया क्या है? मियोसिस है। मियोसिस है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। पूरे अगर हम बात करें तो सिर्फ जनन कोशिकाएं ही मियोसिस फॉलो करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन फॉलो करती हैं, इनसे बनती है, माइटोसिस नहीं होती, ठीक है? तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, बहुत सारी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी। अब ये स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेंगी। तुम जानते हो मियोसिस 2 स्टेप में होती है, 2 चरण में पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट चरण हम पूरा देख चुके हैं सेल वाले भाग में। इसमें ये स्पर्मेटोसाइट 2 पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और फिर से सेकंड वाली मियोसिस होगी, यानी कि दूसरा चरण होगा अर्धसूत्री विभाजन का, जिसमें ये 2 बनाएगी और ये 2 बनाएगी। तो टोटल मिलके 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। टोटल कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है बेटा? यानी कि कितने स्पर्म बनेंगे? एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? 4 बनेंगे। और ध्यान रखना, ये जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं इसमें। यहाँ भी 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मियोसिस हो गई उसके बाद इनमें आधे रह जाते हैं क्रोमोसोम। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं हम, इसीलिए रिडक्शन विभाजन किसको बोलते हैं? मियोसिस को बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं। इसमें पुत्री कोशिकाएं के जो गुणसूत्र आधे रह जाते हैं। यहाँ पर 46 थे, यहाँ पर 23 हो जाएंगे, यहाँ 23 हो जाएंगे और इसके बाद सब में हेप्लॉइड हेप्लॉइड हेप्लॉइड, अगुणित अगुणित। अगुणित और गुणित का कंसेप्ट जानते हो बेटा? डिप्लॉइड का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम होंगे और हेप्लॉइड का मतलब है कि 23 क्रोमोसोम होते हैं हेप्लॉइड में, ठीक है? तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसमें वो हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, यानी कि गुणित होगा या अगुणित होगा। तो वो क्या होगा? अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित होता है। कैसे हुआ? आपको समझ में आया? क्योंकि मियोसिस हो गई। जहां मियोसिस हो जाती है वहां क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है शुक्राणु बनने की। तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु, 4 जनन कोशिकाएं, 4 गैमेट सेल बनेगी, फीमेल गैमेट सेल बनेगी, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से सभी बच्चे। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं शुक्राणु? अभी यहाँ पर टेस्टिकल नहीं मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पर वृषण ऑप्शन में नहीं मिलेगा। वृषण की जगह पे दूसरा ऑप्शन है। प्रोस्टेट ग्रंथि में बनते हैं क्या? हमने ये देखा ही नहीं। एपिडिडर्मिस में बनते हैं, हम आगे देखेंगे क्या चीज होती है। वासा डिफरेंस में बनते हैं या सेमिनिफेरस नलिकाओं में बनते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं?
टेस्टिकल में बनते हैं। टेस्टिकल में कहाँ बनते हैं? लोब्यूल में बनते हैं। लोब्यूल में कहाँ बनते हैं? नलिकाओं में बनते हैं। और कौन बनाती है? कौन बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। कौन सी कोशिकाएं बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। इसमें भी कौन सी वाली कोशिकाएं बनाएगी? स्पर्मेटोगोनिया। और लीडिंग सेल भी मदद करेगी। लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन बनेगा और टेस्टोस्टेरोन ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितना टेम्परेचर का परिवर्तन आता है, बाहर होते हैं इसलिए। तो ध्यान रखना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का अंतर आता है, कम होता है, कम होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से लेस होता है इतना। ठीक है, तो शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण या शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है इसलिए, या शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान चाहिए इसलिए, या फिर पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। क्यों बाहर होता है? मैडम टेम्परेचर कम चाहिए। कितना टेम्परेचर कम चाहिए? 2 से 2.5 या कहीं कहीं पर 3 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होगा। इतना टेम्परेचर कम चाहिए, इसके लिए बाहर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ पर रखे जाते हैं? बनते तो हैं, हमें समझ में आ गया कि कहाँ बन रहे हैं। सेमिनीफेरस ट्यूबल में बन रहे हैं, नलिका में बन रहे हैं। सेमिनीफेरस नलिका में बन रहे हैं, लेकिन बन के डालेंगे कहाँ? स्टोर कहाँ करेंगे? बना बना के कहाँ स्टोर हो रहे हैं? कहाँ स्टोर होते हैं? कहाँ स्टोर होते हैं? अधिवृषण में। चलिए, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण क्या चीज है। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर आया ऑप्शन सी। तो सबसे पहले हम एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण की बात कर लेते हैं। तो बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ शुक्राणु हमारे बन गए। शुक्राणु बन के सारे लोब्यूल से कहाँ इकट्ठा होंगे? ए और सी में कंफ्यूजन क्या है? हाँ, अभी दूर हो जाएगा कंफ्यूजन आपका। बेटा, यहाँ से शुक्राणु बन रहे हैं यहाँ से शुक्राणु बन बन के सारे इधर आएंगे। ये वाले, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली जगह को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? रेटे वृषण कहते हैं इसे हिंदी में। रेटे टेस्टिस में सारे शुक्राणु आते हैं, लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे शुक्राणु ये यहाँ बनेगा, इस नलिकाओं में बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। और सारे शुक्राणु कहाँ आते हैं? सबसे पहले कहाँ आएंगे? रेटे टेस्टिस में आएंगे, ये पहले नंबर में। पहले शुक्राणु कहाँ आते हैं? रेटे टेस्टिस में, रेटे वृषण में आते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद किसकी मदद से? वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया की मदद से ये वासा इफ्रेंशिया इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ से शुक्राणु कहाँ आते हैं? ये वाले संरचना में आते हैं। इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण कहते हैं। यहाँ जाके शुक्राणु टेम्परेरली स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर संग्रहित होते हैं। तो कहाँ संग्रहित हो रहे हैं? एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में जाके संग्रहित हो रहे हैं। और यहीं पर शुक्राणु, यहाँ जो शुक्राणु बनते हैं वो इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व शुक्राणु आते हैं। वो परिपक्व कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं। यहाँ पर परिपक्व होंगे, यानी कि डेवलप्ड होंगे शुक्राणु। कहाँ पर? एपिडिडाइमिस में, और टेम्परेरली यहीं स्टोर होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होता है ये? तो ये जो टेस्टिस होते हैं उनके पीछे, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के जस्ट पीछे ऐसी कुंडली, कुंडली नुमा संरचना पाई जाती है। मान लो ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के पीछे ऐसी कुंडली जैसी संरचनाएं मिलेगी, जिसे हम कहेंगे एपिडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। तो कहाँ मिल रहा है? टेस्टिस के पीछे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो यहीं से हमें पाथ भी पता चल जाएगा शुक्राणु का। सबसे पहले कहाँ बने? यहाँ बने सेमिनिफेरल ट्यूबल से कहाँ आए? रेटे टेस्टिस में आए। रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ से गए? वासा एफ्रेंशिया से गए। वासा एफ्रेंशिया से कहाँ गए? एपिडिडाइमिस में गए, तीसरे नंबर में। एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ जाएंगे? वासा डिफरेंशिया एक नली है, हम आगे देखेंगे, वहां जाएंगे। उसके बाद यूरेथ्रा में होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन कहाँ पर होता है? वेयर अमंग द फॉलोइंग डज कंप्लीट मैच्योरेशन या डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म ऑकर? कहाँ होगा? एपिडिडाइमिस में होगा, अंडवाहिनी में ओविडक्ट में होगा, या इनमें से कोई नहीं, या सभी? मैच्योरेशन कहाँ होता है स्पर्म का? बिल्कुल सही, एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म का मैच्योरेशन होगा और स्टोर होते हैं टेम्परेरली, यहीं पर होते हैं। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पूरा जो पाथ है ये वाला हिस्सा हम कर चुके हैं। डायग्राम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के बाद ये पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर टेम्परेरली स्टोर होते हैं स्पर्म। और ये जो लंबी नली दिखाई दे रही है इसे कहते हैं वासा डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी इसे कहा जाता है। यहाँ स्पर्म जाएंगे, यहाँ से फिर सेमिनी इजेकुलरी डक्ट में जाते हैं। ठीक है, स्पर्म का पाथ देखो, यहाँ वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से यहाँ पर जो होगी आपकी इजेकुलरी डक्ट होगी। इजेकुलरी डक्ट के बाद ये यहाँ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं। ये बिल्कुल क्लियर संरचना है, पूरा क्लियर डायग्राम है। ठीक है, यहाँ स्पर्म बने, ये जो देख रहे हो आप ये एपिडिडाइमिस है, अधिवृषण है, जहाँ टेम्परेरली स्टोर होंगे, डेवलप्ड होंगे, विकसित होंगे। उसके बाद ये नली है, इस नली के माध्यम से जो शुक्राणु आपके जाएंगे, इस नली को बोलते हैं हम वासा डिफरेंशिया, यानी कि शुक्रवाहिनी। वो वासा इफ्रेंशिया थी, ये वासा डिफरेंशिया। वासा इफ्रेंशिया यहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, इसके बाद इजेकुलरी डक्ट में जाता है। ये जो है यहाँ आ गया स्पर्म, कहाँ आया? इजेकुलरी डक्ट में आया। इसके बाद कहाँ आया? यूरेथ्रा में आएगा। ये पूरा हिस्सा यूरेथ्रा कहलाता है, यूरेथ्रा में आएगा। तो स्पर्म का पाथ समझ में आ गया। स्पर्म कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक कभी कभी पाथ यानी कि रास्ता, मार्ग पूछ लिया जाता है शुक्राणु को जाने का। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया आपको। अब ग्रंथियां देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम देख लीजिएगा, पूरा पाथ कहाँ बना, कहाँ से कहाँ गया। ये पूरा पाथ है। पाथ पूछ लेते हैं, रास्ता पूछ लेते हैं कभी कभी। तो स्पर्म का पाथ क्या है? सेमिनिफेरल ट्यूबल में बना। कहाँ बना? शुक्राणु जनन नलिका में बना। और कहाँ गया? रेटे टेस्टिस में गया। वो जो खाली जगह दिख रही थी, रेटे वृषण में जाएगा। रेटे वृषण से वो जो ऐसी संरचनाएं थी, ऐसी वाली, इन्हें हम कहते हैं अग्र शुक्रवाहिनी, यानी कि वासा इफ्रेंशिया, आगे वाली शुक्रवाहिनी से होकर कहाँ जाएगा? अधिवृषण में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, वो जो लंबी वाली नली थी, उसमें जाएगा, जिसे हम पश्च शुक्रवाहिनी कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद इजेकुलरी डक्ट में जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं वीर्यवाहिनी कहा जाता है, उसमें जाएगा। ठीक है, वीर्यवाहिनी। और वीर्यवाहिनी के बाद मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से होता हुआ आउट हो जाएगा। तो ये पूरा रास्ता आपको याद होना चाहिए। यूरेथ्रा और आउट। बेटा यूरेथ्रा में यूरिन स्टोर नहीं होता है, वो ब्लैडर में स्टोर होता है। लेकिन जो यूरेथ्रा है वो आपके स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथ है।
कॉमन रास्ता है, ठीक है। यहाँ पर यूरिन स्टोर नहीं होगा, स्टोर तो ब्लैडर में होता है, मूत्राशय में होता है, ठीक है। चलिए डायग्राम देखते हैं हम। ये रहा ब्लैडर, बेटा यूरिन यहाँ स्टोर होगी, यहाँ यूरिन स्टोर होगी, और यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से यूरिन आएगी, और इन दोनों का जो कॉमन रास्ता है वो तुम्हारे यूरेथ्रा है, यानी कि मूत्र मार्ग होता है। यहाँ से स्पर्म निकलते हैं और यूरिन भी निकलती है, लेकिन स्टोर यहाँ होगी, ब्लैडर में होगी, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, ठीक है। किस तरह से स्पर्म और यूरिन का पाथ सेम कहाँ हुआ? इजेक्युलरी डक्ट के बाद में, वीर्यवाहिनी के बाद में, यहाँ पर यूरिन और स्पर्म का कॉमन रास्ता हो जाता है, ठीक है। चलिए रास्ता पाथ सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब ग्रंथियों की बात कर लेते हैं, ग्रंथियों की बात कर लेते हैं कि ग्रंथियों का क्या काम है मैम। तो ग्रंथियों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? ये ब्लैडर के जस्ट नीचे। अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है बेटा, यहाँ पर आपका क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ पर है? जस्ट ब्लैडर, ये यूरेनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठी होती है, और इसके जस्ट नीचे ये ऐसा वॉलनट के जैसा शेप का एक ग्रंथि दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि इसे कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ है ये? देखो ये ब्लैडर है बेटा, यूरेनरी ब्लैडर, और उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। करती क्या है? पहले इसका शेप पूछ लिया जाता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार कैसा है, तो वॉलनट के जैसा है। वॉलनट यानी कि अखरोट के आकार का इसका आकार होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, इसकी पोजीशन पूछ ली जाती है, तो मूत्राशय यानी कि यूरेनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे स्थित होता है। और ये क्या करता है? ये एक फ्लूइड निकालता है, एक तरल पदार्थ निकालता है, एक द्रव निकालता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। थोड़ा सा अल्केली यानी कि क्षारीय माध्यम होता है इसका। जो फ्लूइड निकालता है उस फ्लूइड का पीएच 6.5 मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है। जो कि शुक्राणु को क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। इसका काम क्या है? इसको क्यों निकाला जा रहा है? तो इसको देखो, हमारा जो शुक्राणु है यहाँ से आएगा, और जैसे ही यहाँ पास होंगे तो यहाँ से ये फ्लूइड इसमें मिक्स हो जाएगा, जो इसको नरिशमेंट देगा, पोषण देगा, खाना पानी देगा शुक्राणु को। तो ये ग्रंथियाँ करती क्या हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और सीमेन बनाने का काम करती है। जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें स्पर्म तैर रहे होते हैं, वो बनाने का काम है इन ग्रंथियों का। तो इसका काम क्या है? ये ऐसा फ्लूइड बनाती है जिसका काम है स्पर्म को नरिशमेंट देना, पोषण देने का काम है, ठीक है। चलिए इसके बाद और कौन सा? पहले क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन का आंसर करिएगा, फिर हम अगली ग्रंथि देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि पीएच 6.5 वाला दूधिया स्त्राव उत्पन्न करती है? विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ मिल्की सिक्रेशन विथ पीएच 6.5? एल्केली, या कभी कभी पीएच नहीं देंगे और क्षारीय भी बोल सकते हैं। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है दूधिया सिक्रेशन करती है, जिसका पीएच 6.5 होता है। जिसका काम क्या है? ये फ्लूइड का काम क्या है जो ये निकाल रही है? इसका काम क्या है? नरिशमेंट देना, खाना पानी देना स्पर्म को, ठीक है। चल आगे, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है या उसकी पोजीशन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अंडर विच ऑर्गन? किडनी के नीचे मिलेगी, पेनिस के नीचे मिलेगी, या मूत्राशय के नीचे मिलेगी, या अंड कोशिका एग सेल के नीचे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सही, यूरेनरी ब्लैडर, मूत्राशय के नीचे। जस्ट ब्लैडर है, इस ब्लैडर के नीचे वॉलनट शेप की आपको प्रोस्टेट
ग्रंथि मिलेगी। चलिए बहुत अच्छे। आगे इसके बाद हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल का। वीर्य पुटिकाएं, ये भी एक तरह का ग्रंथि है, ग्लैंड है। ये क्या करती है? ये दो होती है साइज में, और कहाँ स्थित होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर स्थित होती है। यहाँ ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि मूत्राशय के नीचे है। इसके जस्ट ऊपर आपको सेमिनी वेसिकल यानी कि वीर्य पुट्टिका मिलेगी। इसका काम क्या है? वीर्य में यानी कि सीमेन में जो अधिकांश फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो बनाने का काम करती है। तरल पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है? तरल पदार्थ जो है सीमेन में मैक्सिमम कौन बनाती है? सेमिनल वेसिकल्स बनाती है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे एक और ग्रंथि की, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है जिसका साइज होता है मटर के दाने के जैसा। कैसा दिखता है? पी के आकार का, पीस के आकार का शेप होता है इसका। और ये कहाँ पर है? ऑन द एजेस ऑफ द यूरेथ्रा, राइट बीनेथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे आपको मिलेगा क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे आप काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या बनाता है? एक स्लिपरी क्लियर फ्लूइड बनाता है विच एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा। ये भी फ्लूइड बनाएगा और कहाँ छोड़ देगा? यूरेथ्रा में, जो कि चिकनाहट प्रोड्यूस करने का काम करता है। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्लैंड बोल दो, दो नाम है इसके। काउपर ग्रंथि पूछे तो यही होती है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर करो जरा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? लिंग को चिकना करने में मदद करता है। हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इसका काम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का जो फ्लूइड निकलेगा वो क्या करता है? पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है। तो कहाँ से स्रावित हो रहा है? कौन निकालता है ये फ्लूइड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर जिसे आप काउपर ग्लैंड भी बोल सकते हो। काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड दो नाम से चलता है इसका नाम, दोनों याद रखना है। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये क्या करती है? इसका काम क्या है? ये अपना फ्लूइड बहुत सारा निकालती है। ये मैक्सिमम फ्लूइड सीमेन में जो पाया जाता है वो बनाती है। इसका काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? ये अपना सिक्रेशन कौन सा वाला? 6.5 वाला निकालती है, जो कि क्या करता है? नरिशमेंट, खाना पानी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। और ये वाला जो अपना फ्लूइड निकालेगी ये ल्यूब्रिकेशन के लिए है, चिकनाहट के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथियों के नाम आपको याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथियां, कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? आप जान गए हो कौन कौन से पाए जाते हैं। सेमिनल वेसिकल, वीर्य पुट्टिकाएं। संख्या भी याद रखना कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? ये 2 पाई जाती है। कहाँ थी ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित थी। इनकी पोजीशन कहाँ थी? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर थी। ये 60 से 70% जो भाग है सीमेन का, यानी कि वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती है। और इसमें मैक्सिमम क्या मिलता है बेटा? इसमें मैक्सिमम फ्रक्टोज पाया जाता है। कौन सी शक्कर मिलती है? शुगर। सीमेन में अगर पूछे सेमिनल वेसिकल से तो फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा हमने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा जो कि एक ही होता है। संख्या याद रखना, सिर्फ एक ही होता है। ऐसा शेप का था, एक ही होता है। ये 20 से 30% भाग बनाती है सीमेन का, वीर्य का।
और इसमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी लेकिन इंपॉर्टेंट वाली लिखी है यहाँ, कैल्शियम और एंजाइम पाया जाता है। कैल्शियम और एंजाइम कहाँ से मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि से मिलेंगे, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। एक सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, बाकी सब 2-2 होंगे, पेयर में होते हैं, ठीक है। ये 5 से 10% भाग बनाता है सीमेन का, ठीक है, जो कि ल्यूब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट प्रोवाइड करता है पेनिस को। तो ये तीनों ग्रंथियों के काम समझ में आ गए। तीनों ग्रंथियां है कहाँ पर ये समझ में आ गया, इनकी संख्या कितनी होती है ये समझ में आ गया, और किसका कितना हिस्सा है सीमेन में वो आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब हम क्वेश्चन कर लें, निम्न में से कौन सा सहायक नलिकाओं में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। सबसे पहले हमने डक्ट पढ़ी, हमने डक्ट पढ़ ली, तो डक्ट कौन कौन सी हैं वो हम देखने वाले हैं। तो कौन सी नहीं है इसमें से कौन सी नलिका नहीं है जहां से होकर हमारा स्पर्म जाएगा। डक्ट क्या है, जहां से स्पर्म होकर जाता है वो डक्ट होती है, नलिकाएं होती है। तो इसमें से कौन सी नहीं है, वासा डिफरेंशिया है, रेटी टेस्टिस भी है, प्रोस्टेट नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, डक्ट पूछा है कि नलिका कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है बेटा, प्रोस्टेट। ये ग्रंथि है, नलिका थोड़ी है, ये तो ग्रंथि है ना, ये क्या है, ग्रंथि है, ये ग्लैंड है बेटा, ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, ना कि नलिका है, ना कि डक्ट है। ये भी डक्ट है, ये भी डक्ट है, ये भी डक्ट है, सब। कितनी डक्ट होती है, ग्रंथियां समझ में आ गई। कितनी ग्रंथियां पढ़ी हमने, 3 पढ़ी, ठीक है। 3 कौन कौन सी पढ़ी ये याद रखना, सेमिनी वेसिकल, वीरपुट्टिका, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। 3 ग्रंथियां होती है। और डक्ट कितनी होती है, डक्ट कितनी होती है, तो ये सारी डक्टों के नाम है, नलिकाओं के नाम है जहां से होकर हमारा स्पर्म जाएगा। तो रेटेटेस्टिस, या ये स्पर्म के पाथ से भी इनको याद रख सकते हो, रेटेटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, अग्र शुक्राणु वाहिका, फिर एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, पश्च शुक्राणु वाहिका, उसके बाद इजेक्युलरी डक्ट, वीर्य वाहिका, और सबसे आखिरी में यूरेथ्रा में जाता है। तो ये सारी डक्ट है बेटा, ये क्या है, सारी नलिकाओं के नाम है। ग्रंथियां अलग हैं, नलिकाएं अलग हैं, और मेन सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस वो अलग है। ये 3 हिस्सों में हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये डक्ट हो गई, तो इनमें से कौन सी नहीं थी बेटा, प्रोस्टेट, ये ग्रंथि है, ग्लैंड है। मूत्र मार्ग के बाहरी उद्घाटन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नोन एज, आंसर करिएगा। यूरेथ्रा जहां खुलती है, जहां से यूरिन आउट होती है, स्पर्म आउट होता है, सीमेन आउट होता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पेनाइल यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फिसिस या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नाम देख के मत घबराना, क्वेश्चन देखो और उसका आंसर करिए। क्या होगा, जिसको आ रहा है वो करिए, जिसको नहीं आ रहा है वो छोड़ दें। क्या कहते हैं बेटा, ओपनिंग को, यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, बिल्कुल सही। चलिए जिनको समझ में नहीं आया उनको समझाते हैं। ये पूरा पेनिस का यानी कि शिश्न का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा, हमारा स्पर्म यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यूरेथ्रा में आ गया, ये यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, ध्यान रखना नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, यूरेटर अलग है, यूरेथ्रा अलग है। मूत्र मार्ग कहते हैं जिसे हिंदी में, इंग्लिश वाला नाम भी याद रखें। यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस, इसे ग्लांस शिश्न कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ओपनिंग है जहां से यूरिन और सीमेन पास होगा, आउट होगा बॉडी से, उसे कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस कहा जाता है। शिश्न छिद्र बोल दो
इंग्लिश में यूरेथ्रल मिएटस इसको कहते हैं। और इस यूरेथ्रल मिएटस के आसपास स्किन होती है, स्किन होती है। इस स्किन को हम कहते हैं फोर स्किन, शिश्न मुंड या शिश्न चमड़ी इसे कहा जाता है। ये लूज होती है, बैक साइड चली जाती है, ठीक है। लूज स्किन ऑफ द ग्लांस पेनिस। तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। बाह्य जननांग में दो चीज आती है, कौन कौन सी आती है? एक तो शिश्न आता है और दूसरा स्कॉर्टम जिसके अंदर हमारे टेस्टिस हैं। वो दो चीजें एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि बाह्य जननांग में आती है, बॉडी के बाहर स्थित है, दिखाई देती है, ठीक है। तो और यहाँ पर इस शिश्न में यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती है बेटा। इन मसल्स को हम इरेक्टाइल मसल्स बोलते हैं, इरेक्टाइल मसल्स कहते हैं। चलिए, तो और आगे बढ़ने से पहले सीमेन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना है, इसमें होता क्या है, वीर्य क्या होता है? तो वीर्य में स्पर्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और जितने भी ग्लैंड हमने पढ़े हैं, ग्रंथियां हमने पढ़ी है, कौन कौन सी? सेमिनल, वेसिकल, ट्यूबल पढ़ी, उसका लिक्विड मिक्स हो जाएगा 60 से 70% वाला। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का सिक्रेशन जो कि 6.5 वाला होता है, वो मिक्स हो जाएगा। और बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथि यानी कि काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन भी मिक्स हो जाता है। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? सीमेन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका लिक्विड, उनका द्रव जो वो छोड़ेंगी, वो और स्पर्म, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, वीर्य कहा जाता है, ठीक है। एक बार जो वीर्य निकलता है, कितना निकलता है? 2 से 3 ml तक निकलता है। और एक इजैकुलेशन में यानी कि एक बार जो सीमेन निकलेगा उसमें कितने स्पर्म होते हैं? उसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। ये नॉलेज की बात है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए, ठीक है। सीमेन क्या है? एक इजैकुलेशन एक बार में कितना, इतना ml निकलता है, मिलीलीटर। और एक इतने मिलीलीटर में शुक्राणुओं की संख्या 200 से 300 मिलियन तक होती है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहोगे? जिसे क्या कहते हैं? ओविडक्ट, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, या मूत्रवाहिनी, यूरेटर, या वासा डिफरेंशिया? क्या है बेटा? उस कॉमन रास्ते का नाम बता दो, क्या है? इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मूत्रवाहिनी अलग चीज है, इसमें से यूरिन ब्लैडर में आके इकट्ठी होती है। कहाँ से? किडनी से। किडनी में पढ़ी थी, याद आ रही है? वृक्क हमने पढ़ा था, तो वृक्क में हमने यूरेटर पढ़ा था। दोनों किडनी थी इधर, और इन किडनियों से जो नलिकाएं निकल रही थी, जहां से आपकी यूरिन आ रही थी, उन्हें हम यूरेटर कहते हैं। याद आ रहा है? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और फिर ये मूत्रवाहिनियों से यूरिन जो है ब्लैडर में इकट्ठी होती है, मूत्राशय में इकट्ठी होती है। और ये मूत्राशय से जो आपकी निकलेगी, इसे बोलेंगे यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इन्हें कंफ्यूज नहीं होना। यूरेथ्रा क्या है? ये आपकी किडनी जो है यहाँ से निकली, ये यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, मूत्रवाहिनी है, सॉरी। और यहाँ ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। चलिए, तो आंसर क्या हुआ? कॉमन रास्ता क्या हुआ? यूरेथ्रा हुआ। कॉमन रास्ता यूरेथ्रा हुआ। चलिए, वृषण में पुरुष जनन हार्मोन्स का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? विच आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स इन द टेस्टिकल? अगर आपसे पूछे कि मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन बनाती है? हमने डिस्कस कर लिया है बेटा। 2 तरह की कोशिकाएं देखी थी हमने, सार्टोली सेल और लीडिंग सेल। सरटोली कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं होती है। इनमें से कौन सी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी? लीडिंग बनाएगी या सरटोली सेल बनाएगी?
कौन सी कोशिकाएं बनाती है? बिल्कुल लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। सर्टोली सेल का काम है नरिशमेंट करना, नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करना। किसको पोषण देना? स्पर्म को, शुक्राणु को। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा हार्मोन्स है जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? दाढ़ी मूंछ आना, प्यूबर्टी के बाद दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, कंधे चौड़े हो जाना, ये जो है किसके कारण, कौन से हार्मोन्स के कारण होता है? इसीलिए इस हार्मोन्स को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण वाला हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन्स? एक ही हार्मोन्स का नाम याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि कौन एक्टिव करती है, कौन क्रिएट करने में मदद करती है? लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, यौवन में शुक्राणु जनन की शुरुआत के लिए कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जिम्मेदार है? Which hypothalamic hormones is responsible for the spermatogenesis at puberty? हाँ, फीमेल में एस्ट्रोजन। बिल्कुल अनुज यादव, बिल्कुल सही बेटा। कौन सा हार्मोन्स होता है जिससे शुरुआत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, बिल्कुल सही जिन बच्चों का आंसर आया है। बेटा यहाँ पर हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन्स पूछा है, पिट्यूटरी वाला नहीं पूछा है। पिट्यूटरी वाला हार्मोन्स होता है तुम्हारा एफएसएच और एलएच, ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन इनको निकलवाने के लिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस अपना काम करेगा। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन्स निकालेगा? जीएनआरएच, जिसे हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। गोनेड्स किसको कहते हैं? ये एफएसएच और एलएच एक्टिव करवाता है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले क्या निकलता है? हाइपोथैलेमस निकालता है बेटा जीएनआरएच हार्मोन्स, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो एफएसएच और एलएच है ये कब निकलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये आप जानते होंगे। कहाँ से निकलते हैं? ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। कौन से वाले हिस्से से? पोस्टीरियर या इंटीरियर वाले? पिट्यूटरी। यहाँ से एफएसएच और एलएच निकलते हैं, लेकिन ये कब निकलेंगे? तब जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स निकलेगा, तब ये दोनों निकलेंगे। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। अग्र वाले भाग से निकलते हैं, आप जानते होंगे। पीछे वाले से ऑक्सीटोसिन निकलता है, एडीएच निकलता है। आगे वाले हिस्से से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें एफएसएच और एलएच, जिन्हें हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये निकल रहे हैं। आप जानते हो एफएसएच किस पे काम करता है बेटा? एफएसएच किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल पे काम करता है, याद रखना है। सर्टोली कोशिका, और सर्टोली कोशिका का काम है नरिशमेंट देना, पोषण देना स्पर्म को। और एलएच किस पे काम करता है? लीडिंग सेल, रटने की जरूरत नहीं है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, L4LH, L4 लीडिंग सेल। और एफएसएच में एस आ रहा है तो सर्टोली सेल, रटो ही मत। ठीक है, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नहीं दिया हो तो कंफ्यूज मत होना। ये जो है एंड्रोजन भी बोलते हैं इनको, ये एंड्रोजन की क्लास के अंदर आता है। मेन हार्मोन्स किसके अंदर आता है? टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन ना दे तो एंड्रोजन भी करेक्ट होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्रोजन का हिस्सा ही है टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हमने पूरी 4 पुत्री कोशिका बनने की प्रक्रिया देखी, उसको एक्टिव करने में, उसको करने में मदद करता है। ठीक है,
फुल फॉर्म याद जरूर रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये मत सोचना कि एफएसएच और एलएच फिर फीमेल के ऊपर ही काम करते हैं, मेल पर भी काम करते हैं, मेल पर भी काम करते हैं, यानी कि नरों में भी काम करते हैं। चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यौवन में शुक्राणु जनन की शुरुआत के लिए कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस का पूछा है, इसलिए हम जीएनआरएच पर टिक करेंगे। बाकी आपके जो एफएसएच एलएच है वो तो काम करते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि में है ये। हाँ, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देना। शुक्राणुओं के पोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती है जबकि वे शुक्राणुओं का उत्पादन करने के लिए परिपक्व होते हैं? आंसर करना। Which cells are responsible for the nourishment of the sperm या spermatids बोल सकते हो, while they are mature to produce sperm? स्पर्म बनने से पहले उन्हें हम क्या कह देते हैं? स्पर्मेटिड्स कह देते हैं। कंप्लीट स्पर्म बनेगा यानी शुक्राणु बनने से पहले। कौन सी कोशिकाएं काम करती है? बिल्कुल, कौन सी कोशिकाएं काम करती है बेटा? सर्टोली सेल काम करती है। नरिशमेंट का काम किसका है? सर्टोली सेल का है, पोषण प्रदान करने का। अगला, शुक्राणु जनन के संदर्भ में हार्मोन और उसके लक्ष्य कोशिकाओं की सही जोड़ी बता दो। करेक्ट टारगेट सेल आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, हार्मोन्स और उसका टारगेट कोशिका कौन सी है। हार्मोन्स और वो किस पे टारगेट करेगा, किस पे काम करेगा, कौन सी सेल को टारगेट करेगा, वो जोड़ी सही आपको यहाँ पर बतानी है। गोनेडोट्रोपिन लीडिंग सेल पे काम करते हैं क्या? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या लीडिंग सेल पर काम करेगा? बेटा नरिशमेंट में जो भी जरूरत है, उसके डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टुली सेल पर काम करता है क्या? टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्रंथि पर काम करता है? नहीं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सर्टोली सेल पर काम करता है क्या? एफएसएच, बिल्कुल सही। एफएसएच किस पर काम कर रहा है बेटा? एफएसएच काम कर रहा है सर्टोली पर, और एलएच काम कर रहा है लीडिंग सेल पर। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छे। शुक्राणु जनन की शुरुआत से शुरू होती है। आसान प्रश्न है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होती है और रेंज भी याद रखना है। युवा अवस्था जब आती है, प्यूबर्टी आती है तब, या जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है? शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बच्चा जब जन्म लेता है तभी शुरू हो जाती है क्या, या प्यूबर्टी पे होती है, या जब एडल्टहुड आता है तब होती है, या संभोग के टाइम पे होती है, इंटरकोर्स के टाइम पर? कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम पर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कब आती है लड़कों में? 10 से 12, 10 से 12 लड़कों में या लड़कियों में? 12 से 14 टाइम, वो डे, जो रेंज है, ईयर है, वो याद रखना। आई थिंक 12 से 14, 10 से 12 लड़कियों में होती है। प्यूबर्टी की एज बता रही हूँ मैं, ठीक है? हाँ, गर्ल्स में बर्थ के पहले ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही। ऊजेनेसिस कहते हैं। लड़कियों में ये जो प्रोसेस है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ऊजेनेसिस कहलाती है। ऊजेनेसिस कहलाती है, यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया जो है लड़कियों में जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, बिफोर बर्थ। 60 के ऊपर है ना, वो डिपेंड करता है खाना पीना आजकल का कैसा है उसके ऊपर, पर ये माना जाता है कि 60 के बाद ही होती है। मेनोपॉज जो है गर्ल्स में
35, 40, 40 के बाद कभी भी आ सकता है, 35, 40 में आ जाता है कम से कम एज की बात करें। और बॉयज़ की बात करें तो 60 के ऊपर और उससे भी ऊपर जा सकता है, डिपेंड करता है कि खान-पीन या बॉडी कैसी है। ठीक है? चलिए। शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पर्म फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में जो स्पर्मेटोसाइट से पुत्री कोशिकाएं बनती है, ओवरऑल कितनी बनती है? 4 बनेगी, 3 बनती है, 6 बनती, 5 बनेगी, 2 ऑप्शन भी देना था। कितनी बनेगी बेटा? 16 का गया टाइम। पहले के टाइम पर जो था ना वो 16 था। आजकल टाइम चेंज हो गया, 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती प्यूबर्टी गर्ल्स में, और लड़कों में मिनिमम 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही। कितनी बनी थी बेटा? 4 बनी थी ना। स्पर्मेटोसाइट थी, स्पर्मेटोसाइट मियोसिस हो गई थी। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन पहला चरण हुआ था, 2 पुत्री कोशिकाएं बनी थी, फिर इनमें मियोसिस सेकंड हो गई थी, फिर 2 बन गई थी। तो टोटल कितनी बनती है बेटा? 4 बनती है। यहाँ पर मियोसिस सेकंड हो गई। मियोसिस आप डिटेल में पढ़ चुके हो, कैसे आदि होती है जानते हो। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण, क्योंकि 2 चरण में होती है ना, तो पहले चरण में 2 और दूसरे चरण में उन 2 से और 2 बन जाएगी, तो टोटल 4 बनती है। कितनी बनती है? 4 बनती है, बिल्कुल। यानी कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बन सकते हैं, 4 शुक्राणु बनेंगे। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के एक वर्ग से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन बिलोंग टू द क्लास ऑफ विच हार्मोन्स? कौन से हार्मोन्स की क्लास में आता है टेस्टोस्टेरोन? इसे गोनेडोट्रोपिक ट्रोपिन कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन में आता है, या फिर केटोकोलामाइन के अंतर्गत आता है? किस क्लास में आता है ये? कौन से हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है टेस्टोस्टेरोन? एंड्रोजन। तो बेटा कहीं कहीं पर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन लिख देना, तो कंफ्यूज मत होना। ये एंड्रोजन के अंतर्गत ही इसी की क्लास में आता है, ये इसका हिस्सा है, एक पार्ट बोल सकते हो आप। एंड्रोजन, एंड्रोजन बोले तो वही मेल सेक्स हार्मोन्स, बिल्कुल। चलिए, शुक्राणु के किस भाग में अगुणित क्रोमैटिन होता है? विच पार्ट ऑफ द स्पर्म होल्ड द हैप्लॉइड क्रोमैटिन? जिससे क्रोमोसोम बनेंगे आगे जाके। तुम जानते हो क्रोमैटिन से ही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो स्पर्म में कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर तुम्हें क्रोमैटिन देखने को मिलेंगे? कहाँ मिलते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, अगर आपने देखा होगा? ये एक्रोसोम क्या होता है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। हेड में मिलेंगे मैडम, टेल में मिलेंगे, नेक में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलते हैं? क्रोमोसोम बोल दो या क्रोमैटिन बोल दो, कहाँ मिलते हैं? स्पर्म में। कि सिर में मिलेंगे? चलिए स्ट्रक्चर देख लेते बेटा, एक्रोसोम में नहीं मिलते। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्म इस तरह से दिखता है। ये वाला जो हिस्सा हिस्सा है, इसे हम सबसे टॉपी वाला टॉप मोस्ट जो पार्ट है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद ये हेड है, ये एक्रोसोम भी तुम्हारे हेड में ही आता है। हेड यानी कि सिर है। ये पूरा हिस्सा जो है, ये किसका हिस्सा है? सिर है। ये पूरा सिर है, पूरा हेड है। हेड का सबसे टॉप मोस्ट वाला हिस्सा होता है, एक्रोसोम कहलाता है ना? एक्रोसोम कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बॉडी, नेक, यहाँ पर नेक आ जाती है, गर्दन आ जाती है। हेड, हेड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा एक्रोसोम, उसके नीचे गर्दन यानी कि नेक, और उसके नीचे होता है बॉडी। ये पूरा बॉडी है। और ये पूंछ, ये टेल वाला हिस्सा होता है। ठीक है, एक्रोसोम हेड का हिस्सा है। ठीक है, ये नेक आ जाती है, यहाँ गर्दन आएगी, यहाँ पर बॉडी बोल सकते हो, और ये पूंछ होती है, ये पूंछ होती है। इतने हिस्से होते हैं। ये हेड वाला जो हिस्सा है, यहीं पर नाभिक मिलेगा बेटा।
यहीं पर क्या मिलता है, नाभिक मिलता है। और जहाँ नाभिक है, जहाँ न्यूक्लियस है, वहीं तो क्रोमेटिन है, वहीं तो क्या है, धागे हैं जो कंडेंस होके आगे जाके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ यहीं तुम्हारे क्रोमेटिन होंगे, यही नाभिक होता है सिर के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपको दो क्या मिलते हैं, सेंट्रोसोम्स मिलते हैं। तुम जानते हो सेंट्रोसोम का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंतु छोड़ने का काम है, जो क्रोमोसोम को एक लाइन में जमाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ मिल रहे हैं, वो यहाँ नेक में मिल रहे हैं। तो एक जो सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रोसोम होते हैं एक स्पर्म में, एक तो बनाता है तुम्हारी टेल, एक पूंछ बना लेता है, और दूसरा वाला जो सेंट्रोसोम है वो फुर्सत में बैठा रहता है। इसका काम कब आएगा, जब ये स्पर्म एग के पास जाएगा, एग के अंदर घुस जाएगा, और एग के पास क्या नहीं होता है, एग वाली जो सेल है, एग सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, इसीलिए एग का जो डिवीजन है वो नहीं हो पाता, ये करवाता, ये वाला जो सेंट्रोसोम है ये करवाता। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आती है बॉडी। बॉडी में आप देख रहे होंगे ये इस तरह की संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। बहुत भर भर के माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलते हैं स्पर्म सेल में। हमने देखा था माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, मसल सेल में, हार्ट सेल में और स्पर्म सेल में। देखो कितने सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं। क्यों, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म मोटाइल करता है। ये क्या है, ये टेल है, फ्लैजिला बोल सकते हो आप, ये पूंछ है, इसमें पूंछ पाई जाती है, फ्लैजिला होता है, इसलिए ये आगे बढ़ सकता है, आगे गति कर सकता है। अंडाणु में नहीं होता है, इसलिए अंडाणु जो होता है वो गति नहीं कर सकता, उसको धक्के देने पड़ते हैं। ये मोशन करता है, गति करता है। ठीक है, पूंछ वाला हिस्सा, इसीलिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको आगे जाना है, इसको ट्रेवलिंग करना है, इसलिए बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं पूरे हिस्से में। ये हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा, कि कौन से भाग में क्रोमेटिन मिलेंगे। तो कौन से भाग में मिलेंगे बेटा, सिर में मिलेंगे, हेड में मिलेंगे, ना पूंछ में मिलेंगे, ना गर्दन में मिलेंगे, और ना एक्रोसोम में मिलेंगे। सबसे ज्यादा मसल सेल में, बिल्कुल सबसे ज्यादा मसल सेल में मिलते हैं, उसके बाद हार्ट में और स्पर्म सेल में। लेकिन तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे, सब तीनों ऑप्शन एक साथ आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो स्कोर बढ़ाना चाहते हैं कि हम भी हमारा स्कोर बढ़ाएं मैडम, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों का खजाना मिलेगा। एमसीक्यू बैच चल रहा है, रिवीजन बैच, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिवीजन करवा रहे हैं, और अभी फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है बेटा, थ्योरेटिकल पढ़ाया पूरा थ्योरी, वो आपको मिलेगा। रिवीजन बैच, दोनों बैच फ्री में मिलेंगे, और 399 प्राइस है, इससे डाउन नहीं जाएगा। 399 में आपको सब कुछ, टेस्ट सीरीज, आपको फाउंडेशन बैच, आपको रिवीजन बैच, सब कुछ मिल जाएगा। जितना भी कंटेंट सोनू आर्मी क्लासेस का है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम हम कौन सा क्या ज्वाइन करें, तो उनके लिए जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह के 3 बैच आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 3 बैच में से आपको जो ऊपर वाला बैच है कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना है। क्यों, क्योंकि कॉम्बो में ये वाला बैच और ये वाला बैच दोनों बराबर है आपके कॉम्बो के, तो कॉम्बो में दोनों बैच आपको फ्री मिलेंगे। कंबाइन कर दिया, बैच को अलग अलग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, एक ज्वाइन कर लो, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा रिवीजन करते रहो, और अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा रखो। कुछ भरोसा नहीं है पेपर का कि कैसा हो सकता है, हमें नहीं पता, हम हमारी तैयारी अच्छी रखें, पेपर लो लेवल का आएगा तो हम कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।